हाँ बेटा। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। 11th 12th क्लास का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी बेटा। ठीक है, परीक्षा से संबंधित ये बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और कंपटीशन एग्जाम नीट और दूसरी जो साइंस के बेटा एग्जाम होते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए CUET जैसे होते हैं, उनके लिए भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है बेटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन, बायोटेक्नोलॉजी क्या है। देखिए क्या है, एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, जीवों का उपयोग करके। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जीवों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, परिभाषा, अगर परिभाषा की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या बेटा। देखिए इसमें क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव इन ऑर्गेनिज्म और उनके उत्पाद, सूक्ष्म जीव और उनके जो उत्पाद मिलते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव व उनके उत्पाद। उत्पाद क्या हो सकता है, उत्पाद यानी सूक्ष्म जीवों से जो मिलने वाले एंजाइम हैं, उनसे प्राप्त टीके हैं या एंजाइम से बेटा वैक्सीन है या अन्य प्रकार की प्रोटीन से बेटा। सूक्ष्म जीव और जो उत्पाद हैं, एंजाइम, वैक्सीन आदि, तो सूक्ष्म जीव और उनसे मिलने वाले उत्पादों का उपयोग करके, इनका प्रयोग करके, इनका यूज करके, इन किसमें क्या करना बेटा, मानव के कल्याण के लिए, मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना या मानव कल्याण में इनको उपयोग करना, ये जो टेक्निक है बेटा, ये तकनीकी है, ये कहलाएगी बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या है बायोटेक्नोलॉजी, सूक्ष्म जीव या उनके उत्पादों का उपयोग मानव कल्याण के लिए या मानव के विकास के लिए किया जाना, ये टेक्निक क्या कहलाती है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। अब बेटा आगे ये जो बायोटेक्नोलॉजी है या जैव प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में ये मत कहां से आया, ये आइडिया कहां से आया, ये इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। हो गया ये। नेक्स्ट बेटा जैव प्रौद्योगिकी, इसमें दो वैज्ञानिकों के नाम याद रखना बेटा, एक है बेटा एरेकी, कार्ल एरेकी, क्या नाम है, कार्ल एरेकी, और दूसरा बेटा पॉल बर्ग। देखिए इनका क्या योगदान है, बायोटेक्नोलॉजी में इनका क्या योगदान है। कार्ल एरेकी ने क्या किया था बेटा, कार्ल एरेकी का क्या योगदान है, तो कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी शब्द दिया था। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है, ये शब्द है बेटा, ये किसने दिया, एरेकी ने। तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया बेटा, कार्ल एरेकी ने दिया। और दूसरे जो वैज्ञानिक है पॉल बर्ग, पॉल बर्ग का क्या योगदान है, पॉल बर्ग ने इस बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेटा एक ऐसा काम किया जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, SV40 जो है ये वायरस है बेटा, SV40 एक प्रकार का क्या है, वायरस है, पूरा नाम है सिमियन वायरस। क्या नाम है, सिमियन वायरस 40। इसकी जीन को, सिमियन वायरस की जीन को किस में एंटर करवाया इन्होंने, सिमियन, हाँ बेटा पॉल बर्ग ने क्या करवाया, SV40 जो है सिमियन वायरस 40 जो है उसकी जीन को, उसकी एक जीन को बेटा ई कोलाई में प्रवेश करवाकर, और किसकी सहायता से, लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज या लैम्ब्डा जीवाणु भोजी, लैम्ब्डा जीवाणु भोजी की सहायता से पॉल बर्ग ने क्या किया, एक जीन, कौन सी जीन, SV40 सिमियन वायरस की एक जीन को ई कोलाई में प्रवेश करवाया लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। इस कारण बेटा ये जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस कारण बेटा पॉल बर्ग को जैव प्रौद्योगिकी का जनक कहा है। जैव प्रौद्योगिकी का जनक कौन है, पॉल बर्ग। जैव प्रौद्योगिकी का जनक पॉल बर्ग है, और इस कार्य के लिए इन पॉल बर्ग वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला, ये याद रखना बेटा। नोबेल प्राइज बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पॉल बर्ग को दिया गया, और पॉल बर्ग जो है वह जैव प्रौद्योगिकी का क्या है,
जनक भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, फिर दो वैज्ञानिकों का योगदान पढ़ा है। इसके बाद बेटा आता अपने जैव प्रौद्योगिकी की जो तकनीकी है ये दो प्रकार की है। बायोटेक्नोलॉजी जो है दो प्रकार है बेटा इसके। देखिए, एक प्राचीन प्रकार या प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी, और दूसरी जो प्रकार बेटा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है बेटा, इसको लिखेंगे ट्रेडिशनल या ओल्ड, ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और ये बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बेटा क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की है बेटा, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। अभी जो वर्तमान में बेटा जिनका विकास ज्यादा हो रहा है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, जो किस पर आधारित है, डीएनए पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक पर आधारित कौन सी जैव प्रौद्योगिकी है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी क्या है बेटा, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योगज डीएनए जो तकनीक है, अपन पढ़ेंगे आगे विस्तार से पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या होता है, कैसे प्रक्रिया होती है उसमें। तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो ब्रांच है वह डीएनए पुनर्योगज तकनीक पर आधारित है। जैसे बेटा कैसे, जैसे मानव जो है, मानव शरीर इंसुलिन, मानव शरीर में एक जीन है, क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। मानव शरीर की जो जीन है इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन बनाने वाली जीन को, इंसुलिन बनाने की जीन को अपन दूसरे जीव या परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर सकते हैं, या विश्लेषित करके इस जीव की अनेक सारी कॉपी बनाना, या डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक के पश्चात पॉलीमराइजेशन द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकें पढ़ेंगे अपन आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में। तो मुख्य याद रखना है कि आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी जो है डीएनए पुनर्योगज तकनीक पर आधारित है। मानव शरीर की जो जीन है, इस अनेक सारे प्रोटीन्स बनते हैं जीन द्वारा। तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने कि मानव शरीर की जो एक जीन है वो इंसुलिन बनाती है, इसको जीवाणु में क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित, जीवाणु में स्थानांतरित करना और विश्लेषित किया जा सकता है। स्थानांतरित व विश्लेषण, ये किसके अंदर आएगा बेटा, ये कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के अंदर। दूसरी प्रकार की जो है बेटा प्राचीन या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या, ये किस पर आधारित है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है बेटा ये सूक्ष्म जीवों के प्राकृतिक कैपेसिटी या प्राकृतिक क्षमता पर आधारित है। तो इसमें क्या लिखोगा, ये बेटा सूक्ष्म जीवों की नेचुरल जो कैपेसिटी है या प्राकृतिक जो क्षमता है उस पर आधारित है। सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर आधारित है। कैसे बेटा, जैसे सिट्रिक एसिड सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो उस सूक्ष्म जीव की प्राकृतिक क्षमता है कि वह सिट्रिक अम्ल बना रहा है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम जो कवक है, पेनिसिलियम नोटेटम कवक में ये प्राकृतिक क्षमता होती है कि वह पेनिसिलिन बनाता है। उसी प्रकार जैसे यीस्ट द्वारा शराब और बेकरी उद्योग, शराब और बेकरी उद्योग में किसका यूज किया जाता है बेटा, यीस्ट का। तो यीस्ट जो है ये सूक्ष्म जीव है, इनकी प्राकृतिक क्षमता के द्वारा किसी उत्पाद को प्राप्त करना या कोई प्रोसेस को करना, ये बेटा कहलाता है प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी। तो क्लियर हुआ प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ये सूक्ष्म जीवों की प्राकृतिक क्षमता पर आधारित है, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी पुनर्योगज डीएनए तकनीक पर आधारित है, जिसमें अपन किसी भी प्रोटीन को बनाने वाले जीन को अन्य परपोषी जीवों या जीवाणुओं में स्थानांतरित और विश्लेषित कर सकते हैं। प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में ये सूक्ष्म जीव की प्राकृतिक क्षमता पर आधारित है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम प्राकृतिक रूप से क्या बनाता है, पेनिसिलिन बनाता है। एस्परजिलस नाइगर प्राकृतिक रूप से सिट्रिक अम्ल बनाता है। यीस्ट जो है
ये शराब और बेकरी में यूज होता है। इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है ये बेटा प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा बेटा जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। दो सिद्धांत है, दो तकनीकी है बेटा सिद्धांत में। एक तकनीक आएगी आनुवंशिक अभियांत्रिकी और दूसरी आएगी रासायनिक अभियांत्रिकी। तो इसके बाद अपन पढ़ते हैं बेटा सिद्धांत, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सिद्धांत में बेटा दो सिद्धांत पढ़ने के बाद दो सिद्धांत तो पढ़ देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी सिद्धांत में दो तकनीकी है बेटा, एक है बेटा आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आनुवंशिक अभियांत्रिकी और दूसरी बेटा रासायनिक अभियांत्रिकी या रासायनिक इंजीनियरिंग। देखिए बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग और बेटा केमिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, ये बिल्कुल सिंपल है, ध्यान देना बेटा। इधर देखिए जो मुख्य डिफरेंस है किस पर आधारित है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी नाम से ही पता चल रहा है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी इसमें क्या होता है, जीव जो होते हैं उन जीवों की जो जेनेटिक मटेरियल है या आनुवंशिक पदार्थ है। जीवों का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, मुख्यतः डीएनए और कुछ जीवों का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए भी है। तो इसमें क्या किया जाता है, आनुवंशिक पदार्थ जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके बेटा नए जीवों को विकसित किया जाता है या नए उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। वो आएगा बेटा इसमें आनुवंशिक अभियांत्रिकी में। और रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या है, इसमें क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव या कोशिकाओं को बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, बड़े स्तर पर विकसित किया जाता है। लेकिन उसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है, इनका जो संवर्धन या विकास होता है वह निर्जमित माध्यम में होता है या जीवाणु रहित माध्यम में होता है। कैसा माध्यम होता है, स्टेराइल माध्यम या निर्जमित माध्यम में कोशिकाओं या सूक्ष्म जीवों का बड़े स्तर पर क्या करना, संवर्धन करना। तो रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होगा बेटा, सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं का बड़े स्तर पर या वृहद स्तर पर संवर्धन करना, विकास करना, निर्माण करना। कौन से माध्यम है बेटा, कौन से माध्यम है, तो निर्जमित माध्यम है। निर्जमित माध्यम का मीन्स है स्टेराइल माध्यम है, जीवाणु रहित स्टेराइल वातावरण में। ये रासायनिक अभियांत्रिकी में पढ़ेंगे अपन। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या कहते हैं बेटा, इसमें क्या होता है, इसमें जीवों के आनुवंशिक जो पदार्थ है, जीवों का आनुवंशिक पदार्थ जो है डीएनए या आरएनए, उसमें परिवर्तन किया जाता है। जीवों का जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए या आरएनए, इनकी संरचना में किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है और नए उत्पाद व जीव का निर्माण किया जाता है। तो बेटा सिद्धांत में अपन दो टेक्निक पढ़ेंगे, एक तो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में क्या है, इसमें क्या किया जाता है बेटा, इसमें जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है जिससे नए जीव बनते हैं। देखिए नए जीव बनते मीन्स नए लक्षणों वाले जीव। नए लक्षणों का क्या होता है, इसमें डीएनए में चेंज होने से नए लक्षणों का क्या होता है, इसमें समावेश होता है। नए लक्षणों के समावेश युक्त जीवों को क्या कहते हैं बेटा, एक टर्म है जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये, आनुवंशिक रूपांतरित जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या हिंदी में लिखते हैं बेटा आनुवंशिक
रूपांतरित आनुवंशिकता रूपांतरित जीव, आनुवंशिक रूपांतरित जीवों का निर्माण कौन सी तकनीकी द्वारा होता है? तो अपन लिखेंगे बेटा आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए या आरएनए उनमें परिवर्तन करके, उनकी रसायन में परिवर्तन करके नए जीव और उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये नए जीव और उत्पाद जो है क्या कहलाते हैं? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवंशिक रूपांतरित जीव। इनमें क्या होता है बेटा? नए फिनोटाइप आते हैं या नए लक्षणों का समावेश होता है। दूसरी जो रासायनिक अभियांत्रिकी है, इसमें क्या होता है बेटा? सूक्ष्म जीवों या सेल का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कौन से वातावरण में? निर्जमित माध्यम या निर्जमित वातावरण में किया जाता है। ठीक है, ये है बेटा जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत हैं। इसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग से पहले बेटा एक संस्थान है ईएफबी, इसकी डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखी है। ये क्या रहा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ। यूरोपीय, ये नाम याद रखना है, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ। तो यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ जो है, इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इन्होंने क्या कहा कि बायोटेक्नोलॉजी, इन्होंने ये बताया बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ईएफबी के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी जो परिभाषा है, देखिए ईएफबी के अनुसार इन्होंने क्या बताया, जो बायोटेक्नोलॉजी है बेटा वह प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीव, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस और सूक्ष्म जीवों के सम्मिलित साजिश अध्ययन से, सूक्ष्म जीवों का इनका प्रयोग किसके लिए करना बेटा? प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके इनसे नए उत्पाद और सेवाएं जो बन रही हैं, नए उत्पाद व सेवाएं बन रही है किसके लिए? मानव कल्याण के लिए, या मानव के इन नए उत्पाद और सेवाएं बन रही है वो मानव के लिए उपयोगी, मानव के लिए उपयोगी किस प्रकार उत्पाद बना सकते हैं, मानव के लिए इसमें क्या उपयोग है, या मानव कल्याण के लिए क्या उपयोग है, उससे बेटा क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। तो ईएफबी के अनुसार इन्होंने बताया कि प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों के साझा अध्ययन से, या इनमें तकनीकी का यूज करके, इसमें बेटा तकनीक यूज करके ऐसी सेवाएं और ऐसे उत्पाद बनाने हैं जो मानव के लिए क्या हो? उपयोगी हो। और उत्पाद और सेवाएं कौन कौन से हो सकती है बेटा? उत्पाद कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एंजाइम्स हैं, टीके हैं, वैक्सीन है, ठीक है ना, और जिस दवाइयां हैं, पुनर्योजित डीएनए तकनीक द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या बनानी? एंजाइम्स, टीके आदि का निर्माण करना। किसके उपयोग के लिए? किसके कल्याण के लिए? मानव के उपयोग के लिए नई सेवा और नए उत्पाद बनाना। किसके द्वारा? प्राकृतिक विज्ञान और सूक्ष्म जीवों पर तकनीकी का यूज करके नए उत्पाद और सेवाएं बनाना जो मानव कल्याण के लिए क्या हो? उपयोगी हो। इसके बाद बेटा अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जीन क्लोनिंग। क्या है? जीन क्लोनिंग। देखिए जीन क्लोनिंग से पहले अपन अपने पढ़ा था बेटा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के भी दो सिद्धांत थे। ये जो सिद्धांत है बेटा आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के हैं, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मैंने क्या बताया, ये पुनर्योजित डीएनए तकनीक पर आधारित है। तो पुनर्योजित डीएनए तकनीक द्वारा जीन क्लोनिंग कैसे होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पुनर्योजित डीएनए क्या होता है, पुनर्योजित डीएनए कैसे बनता है, पुनर्योजित डीएनए की क्यों जरूरत पड़ी, और सबसे पहले पुनर्योजित डीएनए किस वैज्ञानिक ने बनाया था, ये चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग देखिए
क्लोनिंग शब्द आ रहा, क्लोन मीन्स क्या होता है, आइडेंटिकल या समरूप। तो जीन क्लोनिंग में क्या होगा, एक जैसे या समान, एक समान, ठीक है, या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है, एक समान या एक ही जीन के, एक ही जीन की क्या बनाना, एक ही जीन की अनेक प्रतियां बनाना, एक ही जीन से अनेक जीन बनाना, अनेक क्या बनाना, कॉपीज बनाना, ये क्या कहलाता है बेटा, जीन क्लोनिंग। तो एक ही जीन की अनेक प्रतियां बनाना, और ये प्रति आपस में क्या होगी बेटा, आपस में क्या होगी, समान होगी। क्लोन है तो क्या होगी, आइडेंटिकल होगी, आइडेंटिकल होगी बेटा। तो किसी जीन की, किसी एक ही जीन की अनेक प्रतियां या कॉपीज बनाना क्या कहलाता है, जीन क्लोनिंग कहलाता है। अब बेटा देखिए, जीन की प्रतियां बनाने के लिए, जीन की प्रतियां बनाने के लिए, कॉपीज करने के लिए किसकी जरूरत होगी, क्या करेंगे अपन तब जीन की क्लोनिंग होगी बेटा, क्या करेंगे बेटा, रेप्लिकेशन करेंगे। अरे प्रतिकृतिकरण क्रिया द्वारा ही कॉपी बनती है, प्रतिलिपिकरण करेंगे तो रेप्लिकेशन चाहिए, रेप्लिकेशन करना होगा। क्या करना होगा बेटा, रेप्लिकेशन या अनुलेखन के द्वारा ही तो अपन, रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन या प्रतिलिपिकरण के द्वारा ही जीन की अपन प्रतियां बनाएंगे। तो जिस जीन की अपने को प्रतिलिपि द्वारा अनेक कॉपीज बनानी है, उन जीन में ओराइसाइट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, अपने पढ़ा था प्रतिलिपिकरण में, रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था बेटा, कि ओराइसाइट होना चाहिए, ओराइसाइट होगा तभी उसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होगी। तो जो जीन है, उस जीन में क्या नहीं होता है, ओराइसाइट नहीं होता। जैसे ये बेटा एक कोशिका है, केंद्रक है, इस केंद्रक में बेटा ये क्या है, एक जीन है, इस जीन को कहते हैं बेटा टारगेट जीन। क्या कहते हैं, टारगेट जीन या वांछित जीन, वांछित जीन, या टारगेट डीएनए भी कह सकते हैं, या वांछित डीएनए, क्योंकि ये डीएनए का ही खंड है। जीन क्या बेटा, डीएनए का ही खंड है, डीएनए का पार्ट है। तो ये जो जीन अपने अलग करेंगे बेटा, इस जीन में क्या नहीं है, इस जीन में ओराई साइट नहीं है बेटा, ओराई स्थल जो है वह नहीं है, ओराई साइट अनुपस्थित होता है। ओराई, यदि जीन में ओराई साइट नहीं होगा तो उसकी क्या है, प्रतिलिपिकरण नहीं कर पाएंगे, उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी, यानी उसकी कॉपीज नहीं बनेगी। तो इसकी क्या नहीं होगी बेटा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो कॉपीज, कॉपीज नहीं बनेगी। तो कॉपीज बनानी है अपन को, क्या करनी है, जीन क्लोनिंग द्वारा जीन की कॉपी बनानी है। तो कॉपी बनाने के लिए क्या जरूरी है, ओराई साइट जरूरी है। तो इस जीन में ओराई साइट है नहीं, तो क्या करते हैं, इस वांछित जीन को या टारगेट जीन को एक ऐसे डीएनए के साथ जोड़ते हैं जिसमें ओराई स्थल उपस्थित होता है, और उस डीएनए को कहते हैं वाहक डीएनए। क्या कहते हैं, वाहक डीएनए। अब वाहक डीएनए कहां से लेंगे अपन, ये भी समस्या आएगी। तो वाहक डीएनए कहां से लिया जाता है, परपोषी कोशिकाओं से वाहक डीएनए लिया जाता है। जैसे वाहक डीएनए के रूप में यूज किया जाने वाला आम या कॉमन जो बेटा डीएनए वो है प्लाज्मिड। किस डीएनए का यूज किया जाता है, प्लाज्मिड डीएनए का। प्लाज्मिड डीएनए अपने पढ़ा है क्या होता है प्लाज्मिड डीएनए, यानी जीवाणु में मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए के अलावा पाए जाने वाला डीएनए को क्या कहते हैं, प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए का यूज करेंगे। उस प्लाज्मिड डीएनए में अपने पढ़ा था कि प्लाज्मिड में प्रतिकृतिकरण करने की भी क्षमता होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, ओराई साइट होता है। तो इस जीन की प्रतिलिपिकरण करने के लिए, इस टारगेट जीन को, इस जीन की कॉपी बनाने के लिए इस जीन को एक वाहक डीएनए से जोड़ेंगे। वाहक डीएनए के रूप में कॉमनली किसको यूज किया जाता है, प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है, जिसमें ओराई स्थल भी होता है और वो प्रतिकृतिकरण भी करता है। तो अब ये वांछित जीन या टारगेट जीन, इसको जोड़ेंगे अपन वाहक डीएनए के साथ। तो ये जो दो डीएनए, दो अलग अलग जीवों के डीएनए क्या हुए, एक साथ आए, तो इस प्रकार जो डीएनए बनेगा उसे कहेंगे पुनर्योजक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो आ जाओ बेटा, ये टारगेट जीन है, ये क्या बेटा, टारगेट जीन है, जिसकी क्या करनी है अपन को, कॉपी बनानी। टारगेट जीन, या इसका नाम मैंने क्या लिखा था, और टारगेट डीएनए है या वांछित डीएनए या वांछित जीन, इसकी क्या करनी है बेटा, इसकी कॉपीज बनानी है। तो इसको किससे जोड़ेंगे अपन, एक ये क्या है बेटा, ये प्लाज्मिड डीएनए, ये क्या है, प्लाज्मिड डीएनए, या इसको क्या कहेंगे बेटा, वाहक डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे, वाहक डीएनए।
अब इस डीएनए में क्या जोड़ेंगे अपन? ये बेटा अपने क्या जोड़ दी इसमें? टारगेट जीन जोड़ दी। इसमें टारगेट जीन जोड़ी तो ये जो डीएनए बना, अब इस डीएनए को क्या कहेंगे? ये जो डीएनए बना बेटा, किस प्रकार का डीएनए बना है? पुनर्योजक डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, या बेटा इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्लियर हो बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाए जाते हैं? किसी भी जीन या डीएनए खंड की प्रतिलिपिकरण करने के लिए उस जीन में, यद्यपि उस जीन में क्या नहीं होता है? ओराई साइट नहीं होता है, ओराई साइट की जरूरत होती है, तो उस ओराई साइट के लिए बेटा इस टारगेट जीन को एक वाहक डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। अब इस प्लाज्मिड डीएनए की रेप्लिकेशन के साथ साथ इस जीन की भी क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी और इसकी कॉपी बनती रहेगी। तो ये पुनर्योगज डीएनए है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक समझ में आई कैसे बनता है? एक बेटा नेक्स्ट बेटा अपन पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए जो है। पुनर्योगज डीएनए सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बनाया था, और उस वैज्ञानिक ने बनाने के लिए कौन सी जीन यूज की और कौन से प्लाज्मिड डीएनए का यूज किया था? तो इसमें बेटा एक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिकों का नाम याद रखना। एक तो स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन, स्टैनले कोहेन व बोयर। स्टैनले कोहेन और बोयर, इनका क्या योगदान है बेटा? स्टैनले कोहेन और बोयर ने क्या किया था? इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहला क्या बनाया? पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए बनाया किसने बनाया बेटा? स्टैनले कोहेन ने और बोयर ने। उसके लिए बेटा इसने टारगेट जीन जो है अपने ली थी ना, टारगेट जीन, वो टारगेट जीन कौन सी ली? तो वो याद रखना। एक तो आपको टारगेट जीन जो थी बेटा, टारगेट जीन कौन सी थी? एंटीजन यानी प्रतिरोधी, एंटीजन रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी, एक मिनट बेटा, एंटीजन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, प्रतिजैविक, प्रतिजन नहीं बेटा, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की उन्होंने खूब सारी कॉपियां बनाने के लिए उस टारगेट जीन का यूज किया। और इसके साथ वाहक जो डीएनए लिया बेटा, डीएनए जो लिया है वाहक डीएनए इस प्लाज्मिड का लिया बेटा। कौन से जीवाणु, सभी जीवाणु में होता है बेटा प्लाज्मिड, तो कौन से जीवाणु का प्लाज्मिड लिया था? तो वो भी आपको याद रखना बेटा। कौन से जीवाणु का प्लाज्मिड लिया था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम